नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे बीए 6 सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है उसमें आहार तालिका, जो विभिन्न रोग होते हैं, विभिन्न रोगों में जो आहार तालिकाएं बनवाई जाती हैं उसमें आहार तालिका के बारे में देखेंगे। वैसे एक एक टॉपिक हम कवर किए हैं, लेकिन आहार तालिका के बारे में हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो इस वीडियो में हम आहार तालिका के बारे में देखेंगे। जैसे एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए कोमल आहार की संरचना किस तरीके से, जैसे एक तरफ भोज्य पदार्थ है और एक तरफ शाकाहारी है, एक तरफ मांसाहारी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अनाज या अनाज से निर्मित पदार्थ, ब्रेड, बिस्कुट, दलिया या कॉर्नफ्लेक्स कितना हो गया शाकाहारी व्यक्ति के लिए और मांसाहारी व्यक्ति के लिए। इसमें जो भोज्य पदार्थ है वो दिया गया है, एक तरफ शाकाहारी एक तरफ मांसाहारी व्यक्ति का दिया गया है। इसमें कुल कैलोरी, कुल प्रोटीन दिया गया है। उसके बाद एक जो शाकाहारी व्यक्ति है उसको 2060 ग्राम और ये जो मांसाहारी व्यक्ति है 2200 और 70 ग्राम। उसके बाद कोमल अथवा नरम आहार पर आधारित आहार का नमूना, कोमल आहार और जो नरम आहार होता है, जैसे एक तरफ शाकाहारी है एक तरफ मांसाहारी है। तो शाकाहारी में जो चीज़ें शाकाहारी होंगी उसको जैसे दूध या बॉर्नवीटा हो गया 1 कप, कॉर्नफ्लेक्स दूध के साथ, 2 स्लाइड ब्रेड मक्खन के साथ, कुल मिला के जितने भी भोज्य पदार्थ होंगे वो शाकाहारी होंगे। इसमें मांसाहारी में अंडा भी प्रयोग किया जा सकता है, मांस मछली भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग डिश को अलग अलग टाइम में हम शामिल करके व्यक्ति को खिला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे दोपहर के भोजन में क्या हो गया शाकाहारी व्यक्ति के लिए, तो चावल 1 प्लेट पके हुए, मूंग की दाल 1 प्लेट घुटी हुई, उसके बाद हो गया पके हुए चावल, मैक्रोनी, ब्रेड 4 स्लाइड, दही, उबला आलू। तो ये हो गया मांसाहारी व्यक्ति के लिए दोपहर का भोजन, और ये शाम की चाय हो गई। उसके बाद ये शाम की चाय हो गई, चाय के साथ हल्का नाश्ता लेंगे। उसके बाद ये रात्रि का भोजन हो गया। रात्रि के भोजन में जो शाकाहारी व्यक्ति है उसके लिए दाल, मिक्स सब्जियां, दही, चपाती या चावल 1 प्लेट हो गया। और जो मांसाहारी व्यक्ति है मांस पका हुआ, घुटे चावल या 3 चपाती, दही, सब्जी। तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद है एक वयस्क व्यक्ति के लिए पूर्ण तरल आहार की संरचना, जैसे कोई एक वयस्क व्यक्ति है उसकी तरल आहार की क्या संरचना होगी। इधर भोज्य पदार्थ दिया गया है, जो भोज्य पदार्थ होगा एक तरफ शाकाहारी व्यक्ति के लिए एक तरफ मांसाहारी व्यक्ति के लिए। शाकाहारी मांसाहारी व्यक्ति के आहार में भोज्य पदार्थों में हमेशा अंतर होगा, क्योंकि शाकाहारी के हिसाब से जो मांसाहारी होती है उसकी कैलोरी मूल्य ज़्यादा होती है। उसके बाद इधर हो गया एक पूर्ण तरल आहार की आहार तालिका हो गया, जो पूर्ण तरल पूरी तरीके से तरल होती है। इसमें समय दिया गया है कब, जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का, रात का भोजन। तो इसमें शाकाहारी व्यक्ति के लिए हो गया, मांसाहारी व्यक्ति के लिए। शाकाहारी व्यक्ति के लिए जो भी चीज़ें होंगी सब शाकाहारी होंगी, और उसमें जितने भी फल, सब्जियाँ और ड्राई फ्रूट और भोजन जो भी होंगे सब शाकाहारी। इसमें मांसाहारी में इन शाकाहारी चीज़ों के साथ साथ कुछ चीज़ें मांसाहारी चीज़ों को भी उसमें ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे नलिका द्वारा आहार दिए जाने वाले का भोजन संगठन। जैसे जो व्यक्ति, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भोजन मुंह के माध्यम से खाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उनको नलियों के माध्यम से भोजन दिया जाता है। तो उनके जैसे उच्च कार्बोज युक्त आहार है और इसकी कैलोरी कितनी मूल्य है। तो जैसे जल हो गया 1.5 लीटर, ग्लूकोज 300 ग्राम, सुक्रोज वही जो चीनी होती है या कैलोरी ऊर्जा 100 ग्राम, इलेक्ट्रोलाइट्स शारीरिक स्थिति के अनुसार, विटामिन शारीरिक स्थिति के अनुसार, संतरे का रस 1000 मिलीलीटर, कुल मात्रा 25 लीटर। क्योंकि जब हम नलिका द्वारा आहार देंगे तो उसमें पानी की ही मात्रा होगी, कोई ठोस पदार्थ नहीं होगा। उच्च कैलोरी, उसके बाद उच्च प्रोटीन युक्त आहार, इसमें क्या हो गया, जैसे गाय का दूध 1.5 लीटर, वाष्पित दूध, ग्लूकोज, गन्ने का रस, इसमें ज़्यादा मात्रा में कैलोरी और प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद अगला है उच्च कार्बोज सामान्य वसा तथा प्रोटीन युक्त आहार। तो इसमें भी उच्च कार्बोज मतलब ज़्यादा एनर्जी के लिए व्यक्ति को, क्योंकि अगर वो नलिका द्वारा ही आहार ले रहा है लेकिन उसके शरीर में ऐसे कुछ कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए जिससे वो उसके शरीर में थोड़ी बहुत एनर्जी की मात्रा बनी रहे। जैसे भोजन में हो गया गाय का दूध, जौ का पानी, ग्लूकोज, सुक्रोज, कुल मात्रा। तो इस तरीके से अलग अलग पोषक तत्वों के हिसाब से अलग अलग मात्रा बढ़ाई और घटाई जाती है। उसके बाद एक वयस्क व्यक्ति के लिए उच्च प्रोटीन युक्त, जिसको ज़्यादा प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता होती है, उसको जैसे भोज्य पदार्थ जितना भी होगा सब ग्राम में होगा। ये शाकाहारी व्यक्ति के लिए ही, मांसाहारी व्यक्ति के लिए है। जैसे अगर हम प्रोटीन की बात करें तो जो मांसाहारी प्रोटीन होती है, जो प्राणिज प्रोटीन होती है, उसकी
कैलोरी मूल्य ज़्यादा होती है। तो जो लोग नहीं खाते हैं उनको ज़्यादातर ज़्यादातर प्रोटीन शाकाहारी से लेना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से भोज्य पदार्थों को देख सकते हैं। जितने भी भोज्य पदार्थ हैं सब ग्राम में हैं। तो एक दिन में एक शाकाहारी व्यक्ति को इतने ग्राम चाहिए और एक मांसाहारी व्यक्ति को इतने ग्राम चाहिए होता है। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखेंगे एक वयस्क के लिए कम प्रोटीन युक्त आहार। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम चाहिए होती है। तो कम प्रोटीन युक्त आहार हो गया, जैसे इधर भोज्य पदार्थ है ग्राम में, जितने भी होंगे ग्राम में होंगे, इधर शाकाहारी इधर मांसाहारी। तो इसमें प्रोटीन की मात्रा को देख रहे हैं आप, बिल्कुल ही कम कर दिया गया, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन उसको शरीर के लिए हानिकारक होता है। उसके बाद एक वयस्क के लिए उच्च कैलोरी युक्त आहार का संगठन। उच्च कैलोरी युक्त ये भी ग्राम में है, भोज्य पदार्थ है, शाकाहारी हो गया मांसाहारी हो गया। तो इसमें भी जितने भी भोज्य पदार्थ होंगे सब ग्राम में होंगे। एक तरफ शाकाहारी व्यक्ति के लिए दिया गया, एक तरफ मांसाहारी के लिए। एक अगर हम भोज्य पदार्थ डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जितने भी तरीके के रोग होते हैं उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कुछ रोगों में बढ़ाई जाती है तो कुछ रोगों में घटाई जाती है। तो रोग के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि जो भोज्य पदार्थ है उसको हमें बढ़ाना है कि घटाना है। उसके बाद इसमें है कि एक वयस्कों के लिए कम रेशे युक्त आहारों की संगठन। जैसे जो रेशे युक्त होते हैं उनकी अगर मात्रा कम करना है तो इसमें जैसे भोज्य पदार्थ दिया गया कितना है, इतने शाकाहारी व्यक्तियों के लिए, इतने मांसाहारी व्यक्तियों के लिए। तो अब शाकाहारी व्यक्तियों के और मांसाहारी व्यक्तियों के भोज्य पदार्थों में हमेशा अंतर पाएंगे, क्योंकि दोनों की कैलोरी मूल्य में अंतर हो जाता है। उसके बाद इसमें किसी एक वयस्क व्यक्ति के लिए अधिक प्रोटीन युक्त आहार। तो इसमें भी भोज्य पदार्थ हो गए, शाकाहारी हो गए, मांसाहारी हो गए। तो इसमें आप देख सकते हैं शाकाहारी भोज्य पदार्थ में कितने ज़्यादा मात्रा में होगा और मांसाहारी में कितने का अंतर होगा। उसके बाद इसमें देखेंगे वयस्कों के लिए कम वसा युक्त आहार। तो इसमें भी अगर वसा युक्त ऐसे रोग होते हैं जिसमें वसा की मात्रा बिल्कुल ही कम कर देनी चाहिए, नहीं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो उसमें क्या होगा, एक तरफ भोज्य पदार्थ है शाकाहारी व्यक्ति और मांसाहारी व्यक्ति, तो इसमें भी आप अंतर देख सकते हैं। उसके बाद कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसमें ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ बीमारियों में व्यक्ति की कैलोरी एकदम डाउन होती चली जाए तो उसके शरीर में ऊर्जा ही नहीं होता। तो ऐसे में अगर ज़्यादा कैलोरी युक्त भोजन हम नहीं देंगे तो व्यक्ति बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाएगा। तो वयस्कों के लिए अधिक कैलोरी युक्त आहार, इसमें भी भोज्य पदार्थ हो गए, ये शाकाहारी व्यक्ति के लिए हो गया और ये मांसाहारी व्यक्ति के लिए हो गया। फिर भोज्य पदार्थ दिया गया है शाकाहारी व्यक्ति के लिए और मांसाहारी व्यक्ति के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हिसाब से दिया गया। उसके बाद अब हम देखेंगे ज्वर की स्थिति के लिए आहार तालिका। अगर किसी व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को अगर ज्वर की स्थिति है तो उस स्थिति में हम उसको क्या क्या आहार देंगे। जैसे 6 बजे के 2 कप दूध देंगे, 9 बजे मौसमी का रस 1 गिलास। तो इस तरीके से एक जैसे 10 बजे उबला पानी, 11 बजे दूध पनीर, 12 बजे संतरे का रस, उसके बाद 2 बजे दूध दाल का पानी, 3 बजे उबला पानी, 4 बजे मौसमी फल। तो इस तरीके से अगर हम आहार तालिका बना करके किसी व्यक्ति को दिन भर हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में कुछ भोज्य पदार्थ देते रहेंगे तो उसके शरीर में जो बीमारियां हैं उससे संबंधित ठीक होने की चांस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं या सभी बीमारियां ऐसी होती हैं, अगर उसके शुरुआत में अगर हम भोज्य पदार्थों का अच्छे से ध्यान दें तो बहुत ही जल्द ठीक हो सकता है। उसके बाद बुखार की स्थिति के लिए भी आहार तालिका है। जैसे प्रातः नाश्ता क्या करेंगे, ये शाकाहारी व्यक्ति का है और ये मांसाहारी व्यक्ति का है। उसके बाद नाश्ते के बाद उसे क्या देना है, जैसे वही सब आहार तालिकाएं हैं जो भी हमने डिस्कस किया था नाश्ते के बाद। फिर दोपहर का खाना क्या है, दोपहर के बाद का क्या है, फिर चाय के साथ उसको हम क्या दे सकते हैं, रात का खाना क्या देंगे और उसको सोते समय क्या देना है। तो इस तरीके से एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए ज्वर ठीक होने के बाद, जैसे कोई एक प्रौढ़ व्यक्ति है उसका बुखार ठीक हो गया है तो किस तरीके से, क्योंकि बुखार के बाद शारीरिक कमजोरी आ जाती है, तो किस तरीके से आहार हम तालिका बनाएंगे कि ज्वर के बाद उसका शारीरिक अच्छे से कवर हो जाए। जैसे पिसा अनाज हो गया, एक तरफ शाकाहारी एक तरफ मांसाहारी। इसमें देख रहे हैं शाकाहारी व्यक्तियों के लिए 50 ठीक रहेगा, उसके बाद मांसाहारी व्यक्तियों के लिए 200। तो दाल, मेवे, अंडा, मांस, मछली, हरे पत्ते वाली सब्जियां या अन्य सब्जियां, तो इस तरीके से हम उसके प्रतिदिन आहार में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद अगला रोग है पेप्टिक अल्सर।
पेप्टिक अल्सर में किस तरीके से हम आहार संशोधन करके व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। जैसे पेप्टिक अल्सर के रोगी के लिए आहार नियोजन, जो ये ऐसी अवस्था है जब तीव्र अवस्था, जब उसको पेप्टिक अल्सर की बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है जब व्यक्ति के आंतों में, पेट के में आंतों में घाव हो जाती है तो उसको पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। तो प्रातः ये समय में क्या भोज्य पदार्थ है, ये मात्रा कितने में होगा और मात्रा नाप करके, जिस भी चीज़ में हम देंगे उसमें नाप करके। जैसे ये प्रातः 6 बजे उसको दूध, चीनी और ये मात्रा में होगा इतना। उसके बाद 8 बजे हमें क्या देना है, 10 बजे क्या देना है, उसके बाद दोपहर 2 बजे, शाम 4 बजे, उसके बाद फिर रात में 8 बजे। तो इस तरीके से उसकी पूरी आहार तालिका बना ली जाती है, क्योंकि आहार तालिका के माध्यम से ही उसको हम जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद अगली बीमारी हम देखेंगे अतिसार से पीड़ित व्यक्ति की एक दिन की आहार तालिका। जब कोई व्यक्ति ऐसा है जो अतिसार से पीड़ित है, तो अतिसार में क्या है कि जैसे ये रेशों से संबंधित, रेशे ना लेने से संबंधित बीमारियां होती है, ये पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो इसमें सुबह इसमें टाइम दिया गया है कब क्या होगा, इसमें भोज्य पदार्थ दिया गया, इसमें मात्रा दिया गया, किस हिसाब से मात्रा दी जाती है। तो जैसे प्रातः 6 बजे उसको क्या देना है, 8:30 बजे क्या देना है, 11 बजे क्या दे सकते हैं, फिर 1:30 बजे, फिर ऐसे पूरे दिन की आहार तालिका बना ली गई है कि इस हिसाब से हम व्यक्ति को देंगे तो उसका जो स्वास्थ्य है वो जल्द से जल्द सुधार हो सकता है। उसके बाद कोई कब्ज के रोगी में हो गया, जैसे कब्ज की रोगी भी पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी होती है, तो इसमें हम किस तरीके से आहार संशोधन कर सकते हैं। इसमें समय दिया गया कि प्रातः 6 बजे, इसमें भोज्य पदार्थ, इसमें मात्रा। तो इस तरीके से उसको कितने बजे हम क्या चीज़ दे सकते हैं। जैसे प्रातः 6 बजे गुनगुना पानी नींबू डाल करके 1 गिलास, उसके बाद 9 बजे का नाश्ते में इतनी चीज़ हम दे सकते हैं, उसके बाद दोपहर के भोजन में इतना चीज़ हम देंगे, शाम को 4 बजे, 5:30 बजे। तो इस तरीके से पूरे दिन की तालिका बना ली गई है। उसके बाद व्यक्ति के रात के भोजन में 9:30 बजे इसको क्या देंगे, जैसे रोटी, चावल, शिमला मिर्च की, पनीर की सब्जी, किसी भी चीज़ की सब्जी। उसके बाद सोते समय 10 बजे दूध व मुनक्का उबाल करके उसको हम 1 गिलास दे सकते हैं। उसके बाद आगे इसमें हम देखेंगे वजन कम करने तथा बनाए रखने के लिए भोज्य पदार्थों की निर्धारित मात्रा। जैसे किसी व्यक्ति का वजन ज़्यादा है, अगर वो अपना वजन कम करना चाहता है या उसी वजन को मेंटेन करना चाहता है, तो उसके आहार में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसका भोज्य पदार्थ कैसे होना चाहिए। जैसे भोज्य पदार्थ एक तरफ दिया गया क्या क्या भोज्य पदार्थ रहेगा, उसके बाद एक तरफ वजन कम करने के लिए और एक तरफ वजन बनाए रखने के लिए। तो वजन कम करने के लिए व्यक्ति को और वजन बनाए रखने के लिए व्यक्ति के भोज्य पदार्थों में अंतर होगा। यहाँ कैलोरी के माध्यम से अंतर दिया गया, जिसे वजन कम करने के लिए 1100 कैलोरी, इधर 1300 कैलोरी, फिर वजन उतना ही बनाए रखने के लिए 1500 कैलोरी, 1800 कैलोरी। तो इस तरीके से आप अनाज देख सकते हैं, भोज्य पदार्थ देख सकते हैं। जैसे अनाज हो गया, दाल, सपरेटा दूध पाउडर, अथवा सपरेटा दूध वो होता है जिसका मक्खन निकाल करके दूध का पाउडर बना लिया जाता है। उसके बाद सपरेटा दूध, मेवे, हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जी, फल, मूल, उसके बाद तेल, घी, शक्कर, इस तरीके से सभी भोज्य पदार्थ दिए गए हैं। उसके बाद है मोटापे में आयोजित भोज्य पदार्थों की मात्रा तथा भोज्य तत्व एवं कीमत की गणना। जो अगर किसी व्यक्ति को मोटापा है तो उसमें किस तरीके की हम आहार का आयोजन करेंगे। तो ये आहार का समय दिया गया है, इसमें भोज्य पदार्थ दिया गया, क्या क्या भोज्य पदार्थ रहेगा, इसमें मात्रा, कैलोरी, प्रोटीन, वसा तथा कार्बोज और उसकी कीमत दी गई। तो किस तरीके से ये रहेगा। उसके बाद इसमें टाइम के हिसाब से दिया गया, जैसे 9 बजे क्या रहेगा, कितना रहेगा। उसके बाद दोपहर 2 बजे से 12 बजे से 1 बजे तक क्या रहेगा। उसके बाद शाम को 4 से 5 के बीच में क्या रहेगा, फिर रात में उसका क्या रहेगा। तो इस तरीके से पूरे दिन की तालिका बना ली गई है। उसके बाद लास्ट में है कि आहार परिवर्तन, क्या आहार परिवर्तन करना है। शाम का जैसे समय इसमें क्या है कि 5 बजे, शाम के 6 बजे नाश्ता क्या रहेगा, भोज्य पदार्थ में क्या परिवर्तन हम कर सकते हैं। उसके बाद और आगे दोपहर के भोजन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, फिर शाम की चाय, रात का भोजन, फिर सोते समय। तो सोते समय लगभग सभी चीज़ों में 1 गिलास दूध वसा रहित जो है वो फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद अगला जो है न्यून भार वाले व्यक्ति के आहार के लिए प्रस्तावित भोज्य पदार्थों की मात्रा। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका वजन कम है, अगर वो अपना वजन बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या भोज्य पदार्थ की मात्रा रहेगी। जैसे एक तरफ भोज्य पदार्थ है, ये शाकाहारी व्यक्ति है तो उसके लिए क्या रहेगा, और मांसाहारी व्यक्ति है तो उसके लिए क्या रहेगा। तो इन्हीं भोज्य पदार्थों के माध्यम से वो अपना वजन मेंटेन कर सकता है।
उसके बाद है न्यून भार वाले व्यक्ति के लिए आहार तालिका। जो जिनका वजन कम होता है उनका पूरे दिन की आहार तालिका क्या होनी चाहिए। जैसे प्रातः 6 बजे उनको अंकुरित चने चाय लेना है, 7 साढ़े 7 बजे क्या लेना है, 9 बजे क्या लेना है। उसके बाद दोपहर का भोजन में क्या रहेगा उनका, दोपहर 2 बजे क्या रहेगा, 4:30 बजे रात्रि का भोजन सोने से पूर्व। तो इस तरीके से वो इसी भोजन को मेंटेन रख करके, ध्यान में रख करके अपना वजन मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद अगली बीमारी हम देखेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। ये जो होता है हृदय संबंधी बीमारी होती है। इसमें हृदय में जाकर के वसा की मात्रा जम जाती है। तो इसमें हम आहार एवं भोजन पैटर्न में परिवर्तित देखेंगे कि जो आहार होता है उसमें क्या क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए इसमें आहार तालिका दी गई है। जैसे प्रातः 6 बजे क्या रहेगा, 8:30 का नाश्ता क्या रहेगा, इधर भोज्य पदार्थ है, इधर मात्रा है, कितनी मात्रा में क्या रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि 11:30 बजे क्या रहेगा, 11 बजे, 1:30 बजे, 4 बजे, उसके बाद 5 बजे क्या, जैसे रोटी दाल चावल। तो इस तरीके से इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी वसा रहित होंगी, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस में हृदय में जाकर के वसा की मात्रा जम जाती है, तो वो धीरे धीरे समस्या होने लगती है। तो इसमें जो भी आहार तालिका होगी, जो भी मात्रा होगी, वो वसा की एकदम बिल्कुल ना के बराबर मात्रा होगी। उसके बाद इधर रात्रि का भोजन है, इसमें 9 बजे क्या रहेगा और सोते समय क्या रहेगा। तो इस तरीके से एथेरोस्क्लेरोसिस में इतने आहार तालिका होती है। उसके बाद अगली बीमारी है उच्च रक्तचाप के रोगी का आहार संगठन। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बीपी सामान्य से ज़्यादा हो, जैसे 120 ऊपर का और नीचे का 80 होता है। जब इससे मात्रा घटती या बढ़ती है तो हाई या लो हो जाता है। तो इसमें रोगी का आहार संगठन कैसा होना चाहिए। एक तरफ भोज्य पदार्थ दिया गया जो कि ग्राम में होगा और दूसरी तरफ मात्रा भी ग्राम में होगा। इसमें जैसे अनाज हो गया, वसा रहित दूध, वनस्पति तेल, सूरजमुखी, सोयाबीन, नमक रहित मक्खन, आलू। तो इस तरीके से ये ग्राम में इतनी मात्रा रहेंगे। उसके बाद इधर हो गई फल, हरे पत्तेदार सब्जियां, संतरे का रस, शक्कर, जैम हो गया। एक उच्च रक्तचाप के रोगी का एक दिन का आहार तालिका, पूरे एक दिन का आहार तालिका बताया जा रहा है। इसमें समय दिया गया है, फिर आहार क्या रहेगा, फिर इसमें भोज्य पदार्थ क्या रहेगा, फिर मात्रा क्या रहेगा तौल कर, और किस चीज़ से हम नाप करके लेंगे। जैसे शाम को सुबह 6 बजे क्या रहेगा, चाय, दूध, शक्कर, चाय पत्ती। इस तरीके से 8:30 बजे नाश्ते में क्या रहेगा, फिर 11 बजे के भोजन में क्या रहेगा, फिर दोपहर के भोजन में, फिर शाम को 4 बजे, 5:30 बजे, फिर रात्रि के भोजन और सोते समय। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे दिन के आहार तालिका में इसमें भी वसा की मात्रा जो होगी बिल्कुल ना के बराबर होगी, क्योंकि इसमें भी वसा की मात्रा रहने से ब्लड प्रेशर और हाई होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से इतनी आहार तालिका एक दिन के उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए बनाना चाहिए। उसके बाद अब अगला है अंतःस्रावी रोग में, उसमें क्या है, भोज्य पदार्थों का संगठन क्या होगा। जैसे इसमें थायराइड वगैरह बढ़ जाती है तो समस्या हो जाती है। तो इसमें भोज्य पदार्थों का संगठन क्या रहेगा। जैसे एक तरफ भोज्य पदार्थ दिया गया, एक तरफ मात्रा दिया गया। अनाज कितना रहेगा, वसा रहित दूध, फल, सेब, केला, आम, पपीता, फलों का रस, शक्कर, मल्टीविटामिन की गोली एक। तो इस तरीके से इतना रहेगा। उसके बाद आगे दीर्घ अस्थायी पैंक्रियाटाइटिस के लिए एक दिन की आहार तालिका। इसमें क्या रहेगा, जैसे सुबह 1 गिलास फलों का रस, शाम को बिस्कुट प्लेट, 1 फल, हल्की चाय। नाश्ते में क्या रहेगा, कॉर्नफ्लेक्स, वही जो भुट्टा होता है। उसके बाद 1 प्लेट फल हो गया, इसमें भी शाम को रहेगा। उसके बाद रात में 10 बजे 1 गिलास फलों का रस। दोपहर के भोजन में क्या क्या रहेगा, खाना। उसके बाद वसा रहित दूध रहेगा। उसके बाद हम सबसे लास्ट बीमारी देखेंगे जो कि हर घर में हर 2-3 व्यक्ति को देखा ही जा रहा है, जो कि अब ये बीमारी पहले बहुत कम लोगों को हुआ करती थी, लेकिन अब ये सबके घर में सामान्य हो गई है। तो इस तरीके से इस प्रकार का जो मधुमेह होता है वो सभी रोगों में सामान्य बीमारी हो गई। आए दिन सुनने को मिलता है कि इनको मधुमेह हुआ है, इनको मधुमेह हुआ है। तो इस तरीके से इसमें आहार तालिका क्या होनी चाहिए। इसमें प्रातः समय क्या रहेगा, उसके बाद आहार रहेगा, मात्रा क्या रहेगा। इसमें समय क्या है, जैसे प्रातः 8 बजे बिना शक्कर की चाय, बिस्किट, दलिया, ब्रेड, 8:30 बजे हो गए। उसके बाद 10 बजे क्या रहेगा, संतरे का फल। दोपहर का भोजन में 1:30 बजे रोटी, दाल, दही, मौसमी सब्जियां। तो इस तरीके से इसमें मात्रा दिया गया है। उसके बाद शाम के नाश्ते में क्या है, 4 बजे क्या रहेगा, टमाटर गाजर का सूप 1 कप। 5:30 बजे बिना शक्कर की चाय, नमकीन, बिस्किट, भुनी मूंगफली। उसके बाद रात के भोजन में क्या रहेगा, जैसे भिंडी की सूखी सब्जी हो गई, दाल हो गई अरहर की, दही, पालक पनीर की सब्जी, पापड़, सलाद। रात्रि के भोजन में दूध हो गया बिना चीनी के। तो इस तरीके से इसमें मधुमेह में इतने सारी चीज़ों को हम ऐड करके एक मधुमेह के रोगी व्यक्ति को सामान्य अवस्था में ला सकते हैं आहार के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जितने भी रोग होते हैं, जितने भी रोग आपको पढ़ने थे, सभी रोगों के बारे में हमने आहार तालिका के बारे में डिस्कस किया था कि सभी व्यक्ति के रोगों में
किस तरीके की आहार तालिका के माध्यम से हम व्यक्ति के रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।